सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पेज नंबर 24 पर आज हम पढ़ेंगे एल्गी से आपका चैप्टर। तो अभी लास्ट टाइम हमने फंजाई तक पढ़ा था। आई होप आपने ये सब रीड कर लिया होगा। आपका एग्जाम है तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेंदी भी है। अब हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। तो अब तक जितने भी हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा वो सारे ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक भी थे और उनमें से कुछ फोटोसिंथेटिक भी थे, यानी जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। लेकिन अब जो हम ये एल्गी पढ़ने वाले हैं, एल्गी जो है ये सबसे ज्यादा प्लांट लाइक होता है। मतलब अब तक जितने भी हमने पढ़े हैं उनमें सबसे ज्यादा जिसमें प्लांट के कैरेक्टर्स हों, पौधों जैसे फोटोसिंथेसिस करने वाले या और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स, तो वो एल्गी है। एल्गी अपना खाना खुद बनाता है। एल्गी प्योर ग्रीन होता है, जैसे कि आपने देखा भी होगा पानी के आसपास जो हम कहते हैं काई जम गई है ग्रीन कलर की, तो उसे हम एल्गी ही कहते हैं एक्चुअली। और तो ये प्योर ग्रीन होती है बिल्कुल। और ग्रीन होने का मतलब है इसके अंदर क्लोरोफिल है, और अगर क्लोरोफिल है इसके अंदर तो ये फोटोसिंथेसिस जरूर करेगा। एल्गी जो है ये बहुत बड़ा सोर्सेज भी है। जो मतलब वाटर वगैरह में हमारे प्लांट्स होते हैं वो ज्यादातर एल्गी ही होते हैं। तो ये मतलब जानवरों के लिए सोर्स भी है ऑफ फूड। और जो एल्गी होती है वो मल्टी सेल्युलर भी हो सकती है और सिंगल सेल एल्गी भी होती है। ऐसा नहीं है कि एल्गी सिंगल सेल नहीं होगी, यूनिसेल्युलर भी होती है और मल्टी सेल्युलर भी होती है। और एल्गी में जनरली ग्रीन के साथ साथ और भी पिगमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे ग्रीन कलर अगर किसी चीज में है तो उसके अंदर क्लोरोफिल होना जरूरी है। तो इसी तरीके से कुछ कुछ एल्गी रेड कलर की भी होती है, तो उसमें क्लोरोफिल की जगह कोई और पिगमेंट होता है। कुछ ब्राउन कलर की भी होती हैं। तो एल्गी में कलर्स भी काफी प्रेजेंट होते हैं। नाउ न्यूट्रिशन इन एल्गी, क्योंकि न्यूट्रिशन मतलब खाना कैसे खाते हैं ये, या खाना कैसे बनाते हैं। तो बनाते हैं ये खाना क्योंकि ग्रीन कलर के हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस, मतलब क्लोरोफिल की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये ऑटोट्रॉफिक है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी रिप्रोड्यूस कैसे करता है, यानी कैसे डिवाइड करता है, कैसे इसमें बढ़ोतरी करता है अपने नंबर में। तो जो एल्गी है वो यहाँ लिखा हुआ है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। फ्रेगमेंटेशन से आप समझते हैं, अगर एक हम पूरी लाइन ले ले तो उसे अगर बीच में से काट दिया जाए तो दो फ्रेगमेंट्स बन गए उसके, अब दो पीसेस हो गए। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज फ्रेगमेंटेशन। ऐसे टूट कर एल्गी जो है रिप्रोड्यूस करता है। एल्गी में स्पोर फॉर्मेशन भी होता है। जैसे स्पोर फॉर्मेशन आपको क्लेमाइडोमोनाज में दिखाया हुआ है। ये क्लेमाइडोमोनाज जो होता है ये एक तरह की एल्गी है, आपको नाम याद रखना है इसका। और इसमें स्पोर फॉर्मेशन कैसे हो रहा है इसका भी ध्यान रखना है। और गैमीट्स भी प्रोड्यूस होते हैं एल्गी में, कुछ कुछ में वो पर्टिकुलर ही होती हैं। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ एल्गी। अब इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या हमारे लिए काम है। तो सबसे पहले तो क्योंकि ये मतलब ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो ये कई सारे जानवरों का खाना भी बनती है एल्गी, ठीक है। और नेक्स्ट एल्गी सेल एक्सट्रैक्ट आर यूज्ड इन मेनी कमर्शियल प्रोडक्ट्स। अगार एंड एल्गिनिक एसिड आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। अगर एंड एल्गिनिक एसिड एल्गी हैं और ये काफी दवाइयों में काम आते हैं। और यहाँ पर दिया भी हुआ है कि एल्गी से जो एक्सट्रैक्ट निकलते हैं, यानी एल्गी से जो चीजें मिलती हैं हमें, वो काफी कमर्शियल प्रोडक्ट्स में काम आती है। कमर्शियल मीन्स जिनसे हम पैसा कमा पाते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स में काम आती है जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं। और भी बहुत सारी एल्गी के बेनिफिट्स दे रखे हैं। कैल्प है जो एक ब्राउन कलर की एल्गी है, उसमें काफी मात्रा में आयोडीन और पोटेशियम पाया जाता है, तो लोग इसे फूड की तरह भी यूज करते हैं। जो डाई एटम है एल्गी है ये बहुत ज्यादा सिलिका प्रोड्यूस करती है, तो सिलिका भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। मतलब इससे हम चीजें बनाते हैं बहुत ज्यादा, इसीलिए बेनिफिशियल है। और मैनी सीवीड्स आर यूज्ड एज फूड इन चाइना एंड जापान। जो सीवीड्स हैं दे आर ऑल्सो एल्गी, और वो चाइना और जापान में फूड की तरह यूज किए जाते हैं। तो ये आपको रीड आउट करना है इनके सारे बेनिफिट्स। नेक्स्ट कम प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ अभी तक जितने भी हमने चार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, वो चारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म इधर वो प्लांट लाइक थे या फिर वो मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर पा रहे थे। यानी वायरस जो है उसे तो कुछ जरूरत है ही नहीं, और जो थे वो प्लांट लाइक ही थे। फंजाई इतना भी नहीं था, लेकिन हाँ इट वॉज अ बिट ग्रीन, थोड़ा सा ग्रीन था। बट प्रोटोजोआ
जो प्रोटोजोआ है उसका मतलब ही ये है, इनका मतलब है फर्स्ट एनिमल, जो सबसे पहला एनिमल की कैटेगरी हम पढ़ने वाले हैं, यानी जो शुरुआती एनिमल की मतलब पीढ़ियां रही होंगी, या शुरुआती एनिमल की जो बिगनिंग हुई, जो फर्स्ट एनिमल धरती पे आए होंगे वो प्रोटोजोआ ही होंगे। तो प्रोटोजोआ एनिमल लाइक होते हैं, जैसे कि एल्गी है वो प्लांट लाइक होती है। तो ये बात आपको लर्न करनी है। प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं होती, याद रखिए, सेल वॉल जो है वो केवल प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसीलिए प्रोटोजोआ में भी सेल वॉल नहीं होती है, क्योंकि ये एनिमल टाइप है। और कुछ जो प्रोटोजोआ है वो छोटे भी हो सकते हैं, जैसे कि अमीबा जो है वो बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, बिल्कुल इरेगुलरली शेप्ड होता है। ये अमीबा है बच्चों, ये देख रहे हैं ना आप, इसकी कोई पर्टिकुलर शेप भी नहीं है और ये बहुत छोटा होता है। जबकि जो पैरामीशियम है उसको हम विदाउट माइक्रोस्कोप यानी नेकेड आइज से भी कभी कभार देख सकते हैं। तो देख रहे हैं आप, स्लीपर शेप है ये पैरामीशियम और काफी बड़ा होता है। इसके जो साइड में हेयर लाइक आउटग्रोथ्स दिख रही हैं, ये आपको, ये सीलिया है। जो पैरामीशियम है वो चलता इन सीलियाज की मदद से ही है। तब की जो ये वाला ट्राइपैनोसोमा है, ये जो प्रोटोजोआ ट्राइपैनोसोमा है, इसमें आपको 2 थ्रेड्स दिख रहे होंगे जो कि सीलिया से लंबे हैं, ये होता है फ्लैजिला। तो कुछ जो प्रोटोजोआ हैं वो फ्लैजिला की मदद से चलते हैं और कुछ जो प्रोटोजोआ हैं वो सीलिया की मदद से मूवमेंट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज लोकोमोशन। तो लोकोमोशन मैंने आपको बता दिया, ट्राइपैनोसोमा फ्लैजिला की मदद से चलता है, पैरामीशियम सीलिया की मदद से चलता है, और जो अमीबा है इसमें आप देख रहे हैं ये अंदर से होल बना दिया इसने अपने अंदर एक, मतलब, और ये ऐसा लग रहा है ये जो साइड में 2 है ये इसके हैंड्स टाइप है। तो इस तरीके से ये ना मतलब स्यूडोपोडिया बना लेता है। स्यूडो मीन्स फॉल्स यानी गलत, और पोडिया मतलब पैर। तो गलत पैर जो एक्चुअली नहीं होते और हमें दिखाई पड़ते हैं, तो ये अपनी बॉडी को इस तरीके से मोड़ता है कि सूडोपोडिया बना लेता है, और उसकी मदद से ये चलता भी है, और उसकी मदद से खाना जो है वो अपना स्यूडोपोडिया की मदद से ही मतलब कैच करता है। तो 3 तरह के लोकोमोटरी ऑर्गन्स हो गए इनके, स्यूडोपोडिया, सीलिया एंड फ्लैजिलम। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स खाना कैसे खाता है। तो जो यूग्लिना है उसमें क्लोरोफिल होता है, इसका जो एक टाइप है यूग्लिना, उसमें क्लोरोफिल होता है, तो वो अपना फूड अपने आप बना लेता है। जो बाकी बचे हुए हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर या डेड ऑर्गेनिज्म पर, जो मरी हुई चीजें होती हैं, जो सड़ रही होती है, उन पर अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन इन प्रोटोजोआ आर थ्रू जनरल सरफेस ऑफ द सेल। जो रेस्पिरेशन है और एक्सक्रीशन है, सांस लेना और अपना खाना बाहर निकालना, वो जनरल सरफेस जो सेल का सरफेस है इसी के थ्रू हो जाता है प्रोटोजोआ में। रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, प्रोटोजोआ मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन। जब मतलब फेवरेबल कंडीशन मतलब जब कंडीशन सही होती हैं इनके हिसाब की, तो ये बाइनरी फिजन के थ्रू मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं, और जब अनफेवरेबल होती हैं तो ये सिस्ट बना लेते हैं, यानी अपने आप को बंद कर लेते हैं, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि आइसोलेशन में चला गया, वो बिल्कुल बंद कर लेते हैं अपने आप को। और उसके बाद मतलब जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तब ये रिप्रोड्यूस करते हैं। सो नेक्स्ट इज यूजफुल एक्शंस ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के क्या क्या काम है हमारे लिए, क्या क्या यूजेस हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट एंड सीवेज, जो मतलब कूड़ा कबाड़ा है, कचरा है, जो खराब हुई चीजें हैं, उन पर ये मतलब ये फंजाई और बैक्टीरिया पर फीड करता है, फंजाई और बैक्टीरिया को खाता है, और फंजाई और बैक्टीरिया जो है गंदी चीजों को खाते हैं। तो एक तरीके से एनवायरनमेंट का क्लीन करने में मदद कर रहा है, मतलब सारी गंदगी को हटाने में मदद कर रहा है। लिंक इन द फूड चेन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ जो मतलब ये जो है ये जो एक्वेटिक फूड चेन है, यानी पानी में जो फूड चेन चलती है, ये पानी की छोटे छोटे पौधे उन्हें खाते हैं, और जो बड़े जानवर है वो इन्हें खाते हैं। तो एक तरीके से फूड चेन का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सैंपल ऑफ लिविंग फॉर्म, यानी अगर हमें लिविंग फॉर्म्स के बिल्कुल शुरुआती एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, या फिर एक सेल के बारे में ही पढ़ना है एनिमल्स के, तो हम प्रोटोजोआ की मदद उस चीज में ले सकते हैं। सिम्बायोटिक एग्जिस्टेंस, सिम्बायोटिक मैंने आपको बताया था जिसमें एक दूसरे का बेनिफिट हो रहा हो, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशंस में भी ये काफी चीजों के साथ रहता है। हार्मफुल एक्शंस ऑफ प्रोटोजोआ, क्या क्या इसके नुकसान है हमारे लिए। तो ये बहुत सारी ह्यूमंस में और एनिमल्स में डिसीजेस करता है, जैसे कि एंटामीबा और गियार्डिया कॉजेज डिसेंट्री। तो एंटामीबा और गियार्डिया डिसेंट्री कर देता है। प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है, तो प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया। और
ये ट्राइपैनोसोमा जो है ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है। तो ये डिसीजेज और इनको कौन कौन कर रहा है, कौन सा प्रोटोजोआ, ये आपको लर्न करना है बच्चों। नेक्स्ट हमारा, अब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिनिश हो चुके हैं, अब हम इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिसीजेज। अब बच्चों ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इतने छोटे हैं कि अगर हमारे फूड पर आकर बैठ जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये फ्रीली एयर में, वाटर में, सॉइल में कहीं भी रह सकते हैं, तो अगर ये हमारे खाने पर आ जाए या हमारी बॉडी पर आ जाए तो ये हमें एकदम से कुछ भी इन्फेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये डेंजरस भी होता है। ऐसा नहीं है बेनिफिट ही है, बहुत सारे ये हमारे लिए डिसएडवांटेजेस भी हैं इनके। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस यही है कि ये डिसीज कॉजिंग होता है। जैसे कि आपने अभी कोरोना वायरस जैसे अभी चल रहा है, वो भी तो एक वायरस ही है बच्चों, तो उसका खतरा देख रहे हैं आप, मतलब पूरा वर्ल्ड उससे लड़ रहा है, इतना ज्यादा डेंजरस है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने छोटे हैं उतने ही हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि ये कहीं भी आकर बैठ सकते हैं, तो ये एक दूसरे को हमें बीमार कर सकते हैं। और कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कम्युनिकेबल डिसीजेस कॉज करते हैं। कम्युनिकेबल से मतलब है जो एक दूसरे को फैल सकती है, जैसे कि कोरोना वायरस है, जो कोरोना वायरस है ये भी एक दूसरे को फैल सकता है थ्रू ड्रॉपलेट्स। अगर कोई इंसान छींकता है और तो उसकी नाक से जो मतलब ड्रॉपलेट्स निकली, पानी की बूंदें, तो वो एटमॉस्फेयर में फैल जाएंगे और उन पानी की बूंदों में वो वायरस भी प्रेजेंट होते हैं, या बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं। और जब दूसरा कोई उसको सांस के अंदर लेगा तो वो इन्फेक्शन उसे भी हो सकता है, इसीलिए हमें मास्क यूज करने के लिए कहा जाता है। तो हमें इसीलिए मास्क यूज करना चाहिए। तो इसीलिए ये जो डिसीजेज है ये एक दूसरे को फैल सकती है, और इसीलिए इन डिसीजेज को कहा जाता है बच्चों कम्युनिकेबल डिसीजेज। याद रखेंगे आप क्या कहा जाता है, कम्युनिकेबल डिसीजेज। अब किन किन तरीकों से ये फैल सकती है? थ्रू एयर। एयर का तो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे फैल सकती है, किसी ने छींका, वो ड्रॉपलेट्स हमारे अंदर गई तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। थ्रू फूड एंड वाटर। अब वायरस अगर हमारे फूड पर, जैसे हम ओपन स्ट्रीट फूड खाते हैं जो बिल्कुल ओपन पड़ा हुआ होता है, तो वहां पर भी वायरस हवा में है या पानी में है और उसके ऊपर लग गया अगर वो खाने के ऊपर, तो वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा, हमें इन्फेक्ट कर देगा। तो थ्रू फूड एंड वाटर। नेक्स्ट इज थ्रू कॉन्टेक्ट। अगर हम एक दूसरे की चीजें यूज करते हैं, जैसे हमने इन्फेक्टेड पर्सन का टॉवल या ब्रश या कोई भी सोप वगैरह कुछ भी यूज करा, तो उससे भी हमें ये बीमारियां हो सकती हैं। थ्रू कैरियर्स और वेक्टर्स। जैसे कि जो प्लाज्मोडियम है उसका कैरियर कौन है? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। जो एनोफिलस मॉस्किटो होती है वो मलेरिया का जो मतलब मलेरिया जिससे होता है, जिस प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से, उसको कैरी करती है, वो काट लेती है तो मलेरिया हो जाता है, तो उसके अंदर वो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है। तो कैरियर्स की मदद से भी हमें ये बीमारियां हो सकती हैं। बच्चों अब आप इतनी बड़ी पढ़ने के बाद जब ये टेबल पढ़ेंगे समरी की अपनी बीमारियों के बारे में, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी बीमारियां होती है, उससे क्या क्या हो सकता है। तो आपको ये जरूर रीड करनी है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिसीजेस अमीबाइसिस, अमीबिक डिसेंट्री। जो अमीबा है क्या करता है, इससे एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है अमीबाइसिस, यहाँ दे रखा है। और जो इसका मतलब जिस प्रोटोजोआ से होती है उसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, याद रखना है आपको। और डिसेंट्री क्या है कि इसकी वजह से हमारा बहुत ज्यादा पेट में दिक्कत हो जाती है, या तो सीवियर पेन होता है या फिर मतलब बहुत ज्यादा पेट में दिक्कतें हो जाती हैं इसकी वजह से। और मतलब कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है इस छोटी सी बीमारी के लिए, पेट की बीमारी के लिए हमें बाहर निकलने के लिए। तो मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो अमीबाइसिस है ये ट्रांसमिट किसके थ्रू होता है? फूड और वाटर के, कंटामिनेटेड, यानी कंटामिनेटेड मतलब इन्फेक्टेड फूड और वाटर के थ्रू ही हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होता है। और इस डिसीज के बारे में आप पूरा पढ़ेंगे बच्चों कि कैसे हमें अपने आप को बचाना चाहिए। सबसे बड़ा फैक्टर तो हाइजीन है, साफ सफाई। तो अभी हम पढ़ेंगे प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट माइक्रोबियल डिसीजेस। ऐसा नहीं है हम इन डिसीजेस से बच नहीं सकते, बच सकते हैं, लेकिन क्या क्या हमें काम करने पड़ेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले वी शुड कीप द सराउंडिंग क्लीन एंड कंट्रोल द इंसेक्ट। जो कीड़े मकोड़े हैं इन्हें कंट्रोल रखना चाहिए और अपने आसपास बिल्कुल सफाई रखनी चाहिए। वी शुड कीप अवे आवरसेल्फ फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, चाहे उसे कोई भी बीमारी हो रही हो, तो हमें अपने आप को उससे दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन हमारे को भी लग सकता है थ्रू वेरियस ट्रांसमिटेबल थिंग्स। मैंने अभी आपको पढ़ा है किन किन चीजों से। द आर्टिकल्स यूज बाय डिसीज पर्सन शुड नॉट बी यूज बाय अदर्स। यानी जो बीमार इंसान चीजें यूज कर रहा है वो किसी और को यूज नहीं करनी चाहिए। वाटर एंड मिल्क शुड बी बॉइल्ड बिफोर यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। पानी और
जो दूध होता है उसे पीने से पहले या उसे मतलब लेने से पहले हमें उसे उबाल लेना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो मर जाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया था माइक्रोब्स जो हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं रह सकते। वी शुड नॉट यूज़ अनकवर्ड फूड, जो बिल्कुल हवा में जो चीज़ें रखते हैं, जैसे कि हम बाहर जो खाना खाते हैं वो हमें अनकवर्ड होता है वो हमें नहीं खाना चाहिए। तो और भी तरीके हैं, आप इन्हें रीड आउट करेंगे। अब है मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका मेडिसिन में क्या यूज है, क्या उनका हमें फायदा है मेडिसिन में। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती है, एंटीबायोटिक क्या होती है, ये आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। तो क्या है कि कुछ बीमारियां माइक्रोब्स के द्वारा ऐसी होती हैं जिनका ट्रीटमेंट भी माइक्रोब्स ही रोक सकते हैं। तो द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बनने वाली एक ऐसी चीज विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि रोक सकती है या खत्म कर सकती है ग्रोथ को दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। मतलब जो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से कोई बीमारी हो गई है तो उसे रोक सकती है। उन जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। तो कुछ पॉपुलर एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और ग्रामिसिडिन। तो आपको इनके नेम लर्न करने हैं। और जो पेनिसिलिन है वो फंगस से बनी हुई है, पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये भी आपको लर्न करना है, पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनका कमर्शियल यूज क्या है। कमर्शियल यूज से मतलब है हमारा कि पैसे कमाने के लिए उनसे हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उनके जीविका चलाने के लिए उनके फायदे हैं। तो फर्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन, क्योंकि एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बन रही है। और एंटीबायोटिक अगर ना हो बच्चों तो इतनी ज्यादा दिक्कत आ जाए वर्ल्ड में, छोटी छोटी चीजों से डेथ हो जाएगी ह्यूमन बींग्स की। और वैक्सीन जो है, जो टीका लगता है आपको, वो भी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है। तो एंटीबायोटिक और वैक्सीन अगर इनसे बन रही है तो ये बहुत बड़ा यूज है इनका। अल्कोहल, वाइन भी इनसे बनती है, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर के। विनेगर एंड एसिटिक एसिड, यानी सिरका है जो और एसिटिक एसिड है वो भी इन्हीं से ही बनता है। बेकरी और डेयरी प्रोडक्ट्स भी इन्हीं से बनते हैं, ये भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, यीस्ट की मदद से बना रहे हैं वो। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है बच्चों कि आजकल जो बीमारियां हैं कुछ कुछ वो इतनी ज्यादा मतलब सीवियर होती है, इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं कि उनके लिए हमें जो पूरा सेल है किसी इंसान का उसके अंदर ही कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो वो चेंजेस जो हम करते हैं वो इन्हीं जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से करते हैं। और इन जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए हमें कुछ मतलब ट्रायल्स भी लेने होते हैं। तो ट्रायल्स के लिए हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही सेल्स यूज करते हैं, साथ ही साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल में चेंजेस करके वो हमारे लिए और भी बेनिफिशियल बन जाते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया दैट फीड ऑन पेट्रोलियम ऑयल, वो बैक्टीरिया जो पेट्रोलियम ऑयल को मतलब फीड करता है, पेट्रोलियम ऑयल पर बैठता है, तो वो मतलब पेट्रोलियम ऑयल पर फीड करते हैं। तो उनको ऑयल स्पिल्स यूज करने के लिए, ऑयल स्पिल्स क्लीन करने के लिए उन्हें यूज किया जा सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। तो ये सब तो यूजेस थे, कमर्शियल यूजेस। अब कुछ और यूजेस क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, हम वो पढ़ेंगे, वो आप इसी पैराग्राफ में पढ़ेंगे। काफी छोटे से ही यूज हैं। अच्छा, इसमें जो यूज है वो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए है। तो आप एक बार इसे थोरो मतलब रीड करेंगे थोरोली कि बायोगैस कैसे प्रोड्यूस हो रही है और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है। नेक्स्ट हमारा है स्टोरेज एंड प्रिवेंशन। स्टोरेज और प्रिवेंशन में क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इतनी सारी बीमारियां कर रहे हैं तो वो चीजों को भी सड़ा देते हैं, चाहे वो कोई सी भी चीज हो, कपड़े हो या कुछ भी हो। तो उन सब चीजों से कैसे बचाया जाता है, तो जो हम धूप में कपड़ों को सुखाते हैं वो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए सुखाते हैं, चीजों को सुखाते हैं, वो भी एक तरीका है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने का। अब कुछ केमिकल मेथड्स हैं जिसमें हम केमिकल यूज करते हैं। तो केमिकल का क्या है, फर्स्ट है ट्रीटिंग विद इंसेक्टिसाइड एंड फंगिसाइड्स। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे हमारे जो गेहूं होते हैं उन सब में भी हम मतलब केमिकल्स डाल देते हैं, गोलियां डाल देते हैं, जिससे कि उनमें माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो ना हो। नेप्थलीन बॉल यूज करते हैं कपड़ों में, तो वो भी इसीलिए जिससे कि माइक्रोब्स ना यूज होंगे, ना उनकी ग्रोथ हो। यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, एडिबल एसिड्स एंड सॉल्ट्स। अब क्या होता है कि जैसे हम अचार डालते हैं तो उसमें हम नमक डालते हैं, काफी ज्यादा ऑयल डालते हैं,
तो वो ऐसा नहीं है कि उसमें टेस्ट के लिए तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ वो एक तरीका है, क्योंकि ये चीजें जो पिकल है उसमें ना तो माइक्रोब्स को एंट्री करने देती हैं और ना ही उसको स्पॉइल होने देती हैं, ना ही उसे सड़ने देती हैं। तो ये एक तरीका है जिससे हम उन्हें बचाते हैं केमिकल्स की मदद से। अब नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड मेथड। कभी कभी हम गर्म और ठंडा मेथड उनको भी यूज करते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ज्यादा गर्मी में और ज्यादा ठंड में माइक्रोब्स नहीं रह पाते। तो बॉइलिंग, जो हम मतलब पानी है उसे बॉईल करते हैं, मिल्क को बॉईल करते हैं, वो किस लिए, जिससे कि उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो मर जाए। लो टेम्परेचर, कभी कभी क्या करते हैं हम कि जो सब्जियां हैं उन्हें बाहर ना रखने की बजाय हम फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि उसमें माइक्रोब्स ना आए, क्योंकि लो टेम्परेचर पर भी माइक्रोब्स एक्टिव नहीं होते। पेस्चराइजेशन, पेस्चराइजेशन आपको समझना है। पेस्चराइजेशन क्या होता है कि हम कोई भी चीज है उसे जब गर्म कर रहे हैं और फिर बाद में उसे ठंडा कर रहे हैं यूज करने के लिए, तो वो जो प्रोसेस है वो पेस्चराइजेशन होता है। अब दूध जो है, दूध को हम बचाने के लिए, मतलब उसमें माइक्रोब्स की एंट्री को बचाने के लिए, जिससे दूध खराब ना हो, उसको भी हम पेस्चराइज करते हैं। और जो ये प्रोसेस है ये दिया था हमें, ये बताया था लुईस पेस्चर ने, इसीलिए इसका नाम पेस्चराइजेशन रख दिया गया है। तो इससे जो है दूध वो खट्टा नहीं होता है और वो मतलब ठीक रहता है, माइक्रोब्स भी उसमें नहीं एंटर करते। ना कुकिंग विदाउट वाटर, कभी कभी हम पानी डाले बिना जब कुकिंग करते हैं तो उससे भी माइक्रोब्स दूर रहते हैं। कैनिंग एंड बॉटलिंग, जो बाहर का फूड आता है उसको ज्यादा दिन तक ठीक रखने के लिए उसको कैन कर दिया जाता है, एयर टाइट कंटेनर्स में उसको बंद कर दिया जाता है और बॉटल्स में बंद कर दिया जाता है। तो इससे भी हम खाने को बचा सकते हैं सड़ने से। फूड पॉइजनिंग, जब खाने की वजह से हमारे पेट में दिक्कत हो जाती है, हमको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, मतलब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमारी बॉडी में एंटर कर दिया है फूड की वजह से, तो वो हमारे पेट में दिक्कत कर देता है। तो इस प्रोसेस, जो ये बीमारी है, ये दिक्कत है, इसे हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। कभी कभी फूड पॉइजनिंग इतनी खतरनाक हो सकती है कि इसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो फूड पॉइजनिंग को रोकने से या अपने आप को फूड पॉइजनिंग से बचाने के लिए हमें मतलब साफ खाना, बिल्कुल क्लीन फूड, हेल्दी फूड ही खाना चाहिए। तो बच्चों, आपका लेंदी चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अब इसकी एक्सरसाइज आपको सेंड कर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले अगर आप खुद कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा होगा सारी एक्सरसाइज। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स आपको टिक करने हैं, तो मेरे साथ साथ पेज नंबर लिखेंगे और टिक करेंगे। फर्स्ट है हाउ डू एल्गाई रिजेंबल प्लांट्स। एल्गाई जो है वो प्लांट्स के जैसी कैसे हैं और क्यों है। तो पेज नंबर 24 पर आएंगे। न्यूट्रिशन इन एल्गाई में एल्गाई से लेकर फर्स्ट लाइन से लेकर फोटोसिंथेसिस मैंने टिक करा हुआ है। ये आंसर नंबर 1 है, वेरी शॉर्ट का, केवल टिक करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, नेम 3 एंटीबायोटिक्स। पेज नंबर 29 पर जाएंगे। एंटीबायोटिक्स क्या होती है और 3 एंटीबायोटिक्स के नाम लिखो। तो यहाँ से लेकर द मेटाबॉलिक से लेकर ग्रामेसिडिन, ये आपका आंसर नंबर 2 है, वेरी शॉर्ट का, बस एग्जाम्पल्स भी इसी में ही आ गए। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, गिव एन एग्जाम्पल। सेम पेज पर जाएंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग, यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग दे रखा है, डिजाइनिंग से लेकर इंजीनियरिंग तक टिक करेंगे और फिर एग्जाम्पल में यहाँ से जो मैंने अंडरलाइन किया है केवल वो लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया दैट फीड ऑन पेट्रोलियम ऑयल कैन बी यूज टू क्लीन ऑयल स्पिल्स फ्रॉम टैंकर्स। सो नेक्स्ट इज why are viruses considered both living and non living। so viruses are considered both living and non living। जितना मैंने अंडरलाइन किया है इतना क्वेश्चन में से ही लिखेंगे। और वायरस के आगे आर लिखा हुआ है मैंने, ARE, तो वो आपको लिखना है। उसके आगे लिखना है बिकॉज दे शो बोथ कैरेक्टर्स, क्योंकि वो दोनों कैरेक्टर्स दिखाते हैं, लिविंग के भी और नॉन लिविंग के भी। तो इसका आंसर यही है, आपको लिखना यहीं से है। फिफ्थ इज व्हाट आर द मेन फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। तो पेज नंबर 21 पर जाएंगे फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया के लिए। वो जो चैप्टर लेंदी है, आपको अच्छे से लर्न करना है इसको। सो देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, जितना अंडरलाइन करा है उतना ही बस। कोकस स्फेरिकल फॉर्म, बैसिलस रोड लाइक फॉर्म, स्पाइरलिन और स्पाइरल फॉर्म, विब्रियो फॉर्म और कोमा शेप। तो बस ये जो अंडरलाइन किया हुआ है वो ही लिखना है, ये चारों फॉर्म्स लिखनी है। सो आपके वेरी शॉर्ट बच्चों डन है। नेक्स्ट हम आएंगे शॉर्ट पर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो शॉर्ट में है व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो डेफिनेशन है वो 2 पॉइंट्स टू रिमेंबर में। फर्स्ट पॉइंट जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन है। और नेक्स्ट जो आपको
इनके हैबिटेट के बेसिस पर इन्हें डिवाइड करना है। तो वो यहाँ जो अंडरलाइन किया है वो लिखेंगे आप, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 3 टाइप्स, अंडरलाइन किया जाए, फ्री लिविंग, पैरासिटिक एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है व्हाट इज पेस्चराइजेशन, व्हाई डू वी ऑर्डिनरी बॉयल मिल्क बिफोर कंज्यूमिंग इट। तो पेज नंबर 30 पर आएंगे बच्चों, ये रहा पेस्चराइजेशन से लेकर प्रिवेंटेड तक। आंसर नंबर 2 शॉर्ट का लिखते जाएंगे आप, जिससे आपको याद रहे। नेक्स्ट हमारा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन यीस्ट एंड मोल्ड। तो पेज नंबर 22 पर जाएंगे। यीस्ट एंड मोल्ड फंजाई के टाइप है, हमने पढ़े थे। तो यहाँ यीस्ट से लेकर अपीयरेंस तक, यीस्ट जो है वो यूनिसेल्युलर होते हैं, मोल्ड जो है वो मल्टीसेल्युलर होते हैं, और फिलामेंट लाइक अपीयरेंस होता है मोल्ड्स का। नेक्स्ट हमारा है डिस्क्राइब द कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी पढ़े हैं हमने कमर्शियल यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो आपको लिखना है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर, और फिर ये जो अंडरलाइन किया हुआ है मैंने जितना भी, आपको इसमें थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो जितना मैंने अंडरलाइन किया हुआ है सब में हेडिंग डालकर उतना उसको लिख लेंगे। इसमें यीस्ट तक, इसमें इंजीनियरिंग तक, और तो आपको 5 पॉइंट्स, ये प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स से लेकर जेनेटिक इंजीनियरिंग तक 5 पॉइंट्स लिख रहे हैं, और इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया सेल कैसा लगता है, इसका एक डायग्राम बनाना है। तो इस आंसर में केवल डायग्राम बनाना है बच्चों। ये जो पेज नंबर 20 पर डायग्राम है ये आपको बनाना है, और पूरा इसी तरीके से ब्यूटीफुल डायग्राम होना चाहिए, कलरफुल, और सारी लेबलिंग होनी चाहिए, यानी सब चीजों के नाम लिखे होने चाहिए जो जो आपने ये ड्रॉ किया है, साइटोप्लाज्म और हेरिडिटी मटेरियल, फ्लैजिलम, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। पेज नंबर 21। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन के मोड्स लिखने हैं। तो न्यूट्रिशन से आप टिक करेंगे सम बैक्टीरिया से लेकर ऑर्गेनिज्म तक, पूरा पैराग्राफ, और उसके बाद रिप्रोडक्शन में हेडिंग डाल के बैक्टीरिया से लेकर केवल कंडीशंस तक। तो ये आपका आंसर नंबर 2 है लॉन्ग का। आंसर नंबर 2 नहीं, आंसर नंबर 3 लॉन्ग का, सॉरी। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस इन डिटेल। पेज नंबर 20 आएंगे। वायरस के कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं बच्चों, ये 5 आपको ऊपर लिखना है बस, कैरेक्टर्स ऑफ वायरस, और ये 5 पॉइंट्स लिख देने हैं। पिंक जो लिखा है ये नहीं लिखना, ऊपर लिखना है केवल कैरेक्टर्स ऑफ वायरस, और ये जो जो लिखा हुआ है लाइनें 5 ये लिखनी है। और ये आंसर नंबर 4 है बच्चों, 3 नहीं है, यहाँ 3 लिखा हुआ है गलती से। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट माइक्रोबियल डिसीज। माइक्रोबियल डिसीजेस को कैसे रोक सकते हैं हम, तो प्रिवेंशन टू प्रिवेंट माइक्रोबियल डिसीज पहले ये लिखेंगे, और उसके बाद ये 5 पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन किए हैं जहां तक केवल वहीं तक लिखना है आपको, ये 5 के 5 पॉइंट। तो यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है बच्चों, आपको ये कॉपी में कंप्लीट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।